हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है डीपीएसपी का। डीपीएसपी बर्निंग टॉपिक क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको स्वतः ही ये चीज़ें फील हो जाएंगी, महसूस होगा कि बर्निंग टॉपिक कैसे है। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई है डीपीएसपी को लेकर के भारत के संविधान में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है और वो अपडेट क्या है तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी डाउनलोड नहीं किए हैं, ये एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो गाइस आप लोग फटाफट गूगल प्ले स्टोर में जाइए और तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको जितने भी हमारे यूट्यूब के सेशंस होते हैं उसके फ्री पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बदलते पैटर्न पे किस तरीके से हमारी टीम ने, हमारी जो रिसर्च टीम है, हमारी टीम ने किस तरीके से नया टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। इन सारी चीजों के बारे में आपको ऑटोमेटिकली एक अपडेट मिल जाएगा। अगर आप वहां पे विजिट करेंगे तो देख सकते हैं कि किस किस तरीके के हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ आपके बेनिफिट्स की क्या चीजें वहां पर अवेलेबल है। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे इस लेक्चर को। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि हमारा डेली मॉर्निंग में सुबह 6 AM को, यानी सवेरे 6 बजे छत्तीसगढ़ का स्पेशल करंट अफेयर जाता है, जो कि रोज आपको मिलता है और आप इसके लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम से आप यहां पर देख सकते हैं क्या। और आपको ऐड होना है, यानी कि ज्वाइन करना है ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि आपको मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो आज के इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है डीपीएसपी। डीपीएसपी को पढ़ने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। पहला, किस तरीके से आपको पढ़ना है, आप इसको रिलेट करके पढ़ो किसी भी अदर टॉपिक से, या फिर आप इसको डायरेक्टली पढ़ लो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का। क्लियर रहेगा, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का आप डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ लो। लेकिन यहां पे जो नॉलेज गेन करने की बात है, किस तरीके से समझते हुए पढ़ना है, यहां पर आपको डीपीएसपी में 3-4 चीजों को मैं बताने वाला हूं। पहला तो हमारा हो जाता है सोर्स के बारे में, दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, संवैधानिक प्रावधान कैसे हैं, तीसरी चीज हमारी हो जाती है कि हम इसको प्रिंसिपल्स पे डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे, चौथी बात इसके फैक्ट्स क्या है, पांचवी बात इसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, साथ ही साथ छठवीं बात ये कि इसमें अमेंडमेंट्स कैसे कैसे हैं और डीपीएसपी को कहां कहां पे इंप्लीमेंट किया गया है, और इंप्लीमेंटेशन के साथ इसके जो एसोसिएटेड अमेंडमेंट हैं और एक्ट्स कौन कौन से लगाए गए हैं, अधिनियम कौन कौन से लगाए गए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अब बात करेंगे। क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम यहाँ पे सोर्स के बारे में। तो गाइस, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, आपसे बैकग्राउंड के बारे में अगर आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड जो है कि डीपीएसपी जो क्वाइन किया गया वर्ड, ये जो डीपीएसपी है ये आया कहां से, ओरिजिन क्या है इसका। सबसे पहली बात माइंड में आता है कि डीपीएसपी क्या है, इससे पहले आया कहां से, आया कहां से, और जब आ चुका है तो है क्या, यानी डेफिनेशन। तो डीपीएसपी के ओरिजिन के बारे में बात करूं तो डीपीएसपी का ओरिजिन है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेन का संविधान। और क्या हमने डायरेक्टली अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ले लिया? तो फिर भारत के संविधान में कैसे आया, क्या जरूरत पड़ गई भारत के संविधान में डीपीएसपी को लाने का। हम हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो यहां पे जब ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद डायरेक्टली इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपने संविधान में जगह दे दी, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह मिला। और जब हम अपने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर रहे थे, बना रहे थे, उस जगह पे हम लोगों को लगा कि ये डीपीएसपी हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। और ये डीपीएसपी हमारे लिए जरूरी है, ये क्यों लगा, इसके बारे में हम अभी यहां पर थोड़ा सा एक चीज देखना चाहेंगे। ओके, तो चलिए मैं बता रहा हूं यहां पर कि ये डीपीएसपी की जरूरत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों पड़ी। तो जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हो रहा था, हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था, तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वो दो तीन तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, हमें सामने आती हैं, हमारे सामने एराइज होती है। पहली चीज कि हमारा देश आजाद हो रहा था, यानी कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन रहे थे, सोवरिन स्टेट का दर्जा मिलने वाला था हमें।
यानी कि हम एक गणतंत्र बन रहे थे, संप्रभु बन रहे थे, संप्रभु राज्य का दर्जा यानी गणतंत्र बनने वाले थे। तो गाइज यहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई तो हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में दो चीजें आती हैं। पहली चीज कि जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो हम भारत के नागरिकों को, ध्यान रखिएगा, भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, ठीक है, अधिकार देना चाहते हैं। पहली चीज माइंड में यह बात आई कि भारत के नागरिकों को हम कुछ अधिकार देना चाहते हैं। और वो अधिकार कैसा रहेगा, वो अधिकार कैसा रहेगा और क्या ये सब पे लागू होगा? नहीं, ये लागू किस पे होगा? सिर्फ भारत के नागरिकों पे। और ये भारत के नागरिकों की अगर हम बात करें तो यहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हमें मिलते हैं 12 से लेकर के 51 तक का। ध्यान रखिएगा, कुछ अधिकारों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आर्टिकल्स मिलते हैं हमको 12 से 51 तक के। उन अधिकारों को रख दिया गया, 12 से लेकर के 51 तक। अब 12 में क्या बताया गया? 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया। ध्यान रखिएगा, स्टेट की परिभाषा बताई गई। क्लियर? स्टेट की परिभाषा बताई गई किसमें? आर्टिकल 12 में। अब इसके बाद से अधिकार शुरू हो गए कि भारत की जनता को क्या क्या अधिकार देना है। तो क्या देना है? मौलिक अधिकार में ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार देना है, जीवन जीने का अधिकार देना है, शिक्षा का अधिकार देना है, पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो उसका अधिकार देना है। उसके बाद फिर इनको कुछ रीट का अधिकार देना है, इनको कुछ धर्म का अधिकार देना है, इनकी स्वतंत्रता देनी है, साथ ही साथ इनके वेलफेयर का अधिकार देना है, कल्याणकारी चीजें इनके लिए करनी है। ये सारे कुछ अधिकार जो थे 12 से लेकर 51 तक रख दिए गए भारत के संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स जो है 12 से लेकर 51 तक रख दिए गए। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आई वो ये आई, एक ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ठीक है, कैटेगरी 2। अब मैं यहां पे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 क्यों रखा हूं? देखिए, हमारा देश आजाद हो रहा था, कुछ ऐसे अधिकार थे जो एट इंस्टेंट नागरिकों को दिया जाना था, और कुछ ऐसे अधिकार थे, कल्याणकारी योजनाएं थी जिसके लिए हमें पैसा चाहिए था। यानी कि हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी उस तरीके की अगर होती तो हम वो अधिकार उसी समय दे दिए होते। लेकिन इकोनॉमिक कैपेसिटी पे डिपेंडेंट जो हमारे राइट्स थे उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में हमारा रखा गया फंडामेंटल राइट्स को, जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, यानी मौलिक अधिकार को रख दिया गया। और कैटेगरी 2 के वो अधिकार जो कि इकोनॉमी बेस्ड थे उसको कैटेगरी 2 में कर दिया गया। ठीक है, कैटेगरी 2 में कर दिया गया। अब देखिए, यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, साथ ही साथ MN रॉय जी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उसके बाद KT शाह थे, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे। अब बात आती है कि जब 12 से 51 तक के अधिकार की बात हमने कर ली थी तो कैटेगरी 1, 2 लाने की जरूरत क्या थी? तो यह बात मैंने क्लियर कर दी कि एट इंस्टेंट जो भारत के आजादी के जस्ट बाद हमारे नागरिकों को दिया जाना था, और दूसरा अधिकार जो इकोनॉमी बेस्ड थे, जो पैसे पर बेस्ड थे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर KT शाह, उसके बाद MN रॉय, BR अंबेडकर जी, इन सब ने आपस में इस पे बहुत चर्चा किए। आर्टिकल 12 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल को बहुत ही ज्यादा देखा गया, और 12 से लेकर के 51 तक को देखने में कंक्लूजन ये लिया गया कि 12 से लेकर के 35 तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंप्लीमेंट करने में। 12 से 35 को इंप्लीमेंट करने में कोई भी तनिक सी भी हिचक नहीं है। अब बात आती है 36 से लेकर के 51 तक वाले आर्टिकल्स। तो 36 से लेकर के 51 तक के जो आर्टिकल्स थे, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट चला,
बड़े बड़े जितने विशेषज्ञ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, सभी लोगों ने अपने अपने सोच के हिसाब से, थॉट के हिसाब से इसके ऊपर विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श करने के बाद अंबेडकर साहब ने यह निर्णय लिया, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो अंबेडकर जी ने यह निर्णय लिया कि ये जो 36 से लेकर के 51 है, ये लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय, दो चीजें, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय प्रोवाइड करने के हिसाब से होंगे। यानी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सोशल और सामाजिक, अगर हम बात करें सामाजिक और आर्थिक अधिकार के लिए दिए जाएंगे। अब इसको यहां पर कैटेगरी 1 में रख दिया गया, आपका आर्टिकल 12 से 35, और 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स को रख दिया गया कैटेगरी 2 में। और यही आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के आपके बन गए डीपीएसपी। क्या बन गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कैटेगरी 2 के राइट्स थे, ये किस तरीके से डीपीएसपी बन गए। डीपीएसपी बनने के रीजन क्या थे? क्योंकि ये इकोनॉमी बेस्ड थे, हमारे पास पैसा होगा। याद रखिएगा, सामर्थ्य हो तभी चैरिटी होती है, ठीक है। अगर आप में दान करने की शक्ति नहीं है तो आप कैसे आप कर सकते हो? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दान कहां से करोगे? तो जब पैसे होंगे तो आप कल्याणकारी योजनाएं चलाओगे, आप चैरिटी करोगे। तो सेम कंडीशन यहां पर हुई कि 36 से 51 तक जो इकोनॉमी बेस्ड हमारे आर्टिकल्स थे, इसको डीपीएसपी में शामिल कर लिया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बना दिए गए। अब राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बनाने के समय देखा गया कि इस टाइप के जो राइट्स हैं और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, क्योंकि उस समय हमारा नया नया संविधान बन रहा था और हमने बहुत जगह से प्रोविजन को बोरो किया है। तो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में यह देखा कि राज्य जो है अपनी क्षमता के हिसाब से, राज्य कुछ भी हो सकता है, चाहे आप यूनियन स्टेट को, यूनियन गवर्नमेंट को राज्य मान लो, या फिर आप कोई भी मान लो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक स्टेट है, वो अपने इंप्लॉय के लिए कल्याणकारी योजना कर सकती है। केंद्र सरकार नागरिकों के लिए कर सकती है, राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों के लिए कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप से यहां पर चीजों को एनालाइज किया गया, सभी चीजों को एनालाइज किया गया, सारे आर्टिकल्स को देखा गया और डीपीएसपी को आयरलैंड से उठा करके लाया गया डायरेक्टली यहां पर कि किस तरीके से राज्य अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार अधिकार देती है, कल्याणकारी योजनाएं देती है। और ये जो कैटेगरी 2 का जो राइट था, ये बन गया डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए? फंडामेंटल राइट्स जो हो गए आपके फिक्स्ड, ठीक है, यानी फिक्स्ड। फंडामेंटल राइट्स का कोई भी स्टेट इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, स्टेट इसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं लगाएगा। लेकिन कैटेगरी 2 के जो राइट्स बने डीपीएसपी, जो कि इकोनॉमिक बेस्ड थे, यानी ये डिपेंड करता है स्टेट के प्लेजर पर और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कैपेसिटी पे, इकोनॉमिक कैपेसिटी पे, याद रहेगा, इकोनॉमिक कैपेसिटी पे, यानी आर्थिक क्षमता के आधार पर डीपीएसपी डिपेंड करेगा। तो अब यह बात आपको समझ में आ गई कि भारत के संविधान में डीपीएसपी की जरूरत कैसे पड़ी, और यहां से डीपीएसपी में मैंने बताया आपको कि बी.आर. अंबेडकर जी ने क्या कहा, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करेगा। और एक और एक्सपर्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट केटी शाह जी ने यह कहा कि डीपीएसपी बैंक का वो चेक है जिसे काट तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन पैसा डिपेंड करेगा कि बैंक दे रही है कि नहीं। यानी कि आप डिमांड कर सकते हो स्टेट से कि हमारे लिए नई पॉलिसी लेके आओ, हमारे कल्याणकारी योजनाओं को चलाओ हमारे लिए, लेकिन देना है, योजना लानी है नहीं लानी है, किस पे डिपेंड करेगा? राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर रहेगा?
चलिए, तो ये बात हो गई डीपीएसपी के बारे में कि किस तरीके से भारत के संविधान में डीपीएसपी आया और डीपीएसपी के बारे में लोगों की क्या राय थी। ठीक है, चलिए उसके बाद एक्सपर्ट रिव्यू हम बाद में करेंगे इसका, कॉन्फ्लिक्ट जब जनरेट हुई तो किस तरीके से हुई, क्लियर रहेगा। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि यहां से जो बैकग्राउंड क्लियर हुआ इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे लिए क्या बने, यानी कि डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसा रहा। तो गाइस ध्यान देंगे, डीपीएसपी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैटेगरी 1 के राइट्स को अगर हम देखें, कैटेगरी 1 के राइट्स को रखा गया पार्ट 3 में, थर्ड पार्ट में, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में। और चूंकि कैटेगरी 2 का राइट था इसीलिए हमको रखना पड़ गया पार्ट 4 में डीपीएसपी को। कैटेगरी 2 के राइट्स थे इसीलिए हमको रखना पड़ गया पार्ट 4 में, क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है और इसके साथ जो आर्टिकल एसोसिएटेड है वो है आपका 36 से लेकर के 51 तक। क्लियर रहेगा। चलिए, तो यहां पे आपको दो चीजें क्लियर हुई, कौन कौन सी? पहली तो डिफिनेशन कि डीपीएसपी है क्या, तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के राइट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो आप यहां से डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हो कि डीपीएसपी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो 36 से लेकर के हमारे पास जो टोटल 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उसको किस तरीके से रखा गया, क्लियर रहेगा। अब देखो, अब हमारे पास आता है डीपीएसपी के प्रावधान जो हमने कंसीडर किए वो कैसे उठाए हैं, किस तरीके से, यानी डिफाइन कैसे किए हैं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस यहां पर डीपीएसपी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम दिया। क्या दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या चीज? तो ध्यान रखिएगा, निर्देशों के साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज के लिए? इंस्ट्रक्ट करती है किसको? राज्य सरकार को, राज्य को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको कोई भी लॉ बनाते समय इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई भी योजना चला रहे हैं। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज 36 और 37। आर्टिकल 36 हमें यह कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। यहां जो डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में जो स्टेट बोला जा रहा है कि स्टेट शुड प्रोवाइड यू या स्टेट शैल टेक इन कंसिडरेशन टू मेक एनी लॉ इन बिहाफ ऑफ योर सिटीजन, तो ये स्टेट बार बार है क्या? तो स्टेट का डेफिनेशन की बात करता है यहां पर आर्टिकल 36, डेफिनेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 6। और आर्टिकल 36 का स्टेट का जो डेफिनेशन है ये सेम होगा आर्टिकल 12 के डेफिनेशन के जैसा। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 12 में जिस स्टेट को डिफाइन किया गया है सेम स्टेट का डेफिनेशन होगा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 36। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 फंडामेंटल राइट में हम क्या पढ़ते थे कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम हवाला दे सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन शुरू हो गया है या हनन किया गया, मौलिक अधिकार का वायलेशन हुआ है। लेकिन आर्टिकल 37 नॉट एनफोर्सिएबल in any court of law, in any court of law। इसका मतलब है कि डीपीएसपी का आर्टिकल 37 कहता है
कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई सरकार आपको कोई चीजें आर्टिकल 36 से लेकर के, यानी कि आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्लियर? तो ये बातें कही जाती है आपके आर्टिकल 37 में, यानी कि आप इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो बेसिक दो हमारे जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं वो हैं 36 और 37, जिसको मैंने आपको 36 को डेफिनेशन यानी परिभाषा दिखाया, 37 में बोला गया कि आप किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने आर्टिकल्स लाए गए, यहां पे सभी मतों का ध्यान रखा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये सारी चीजें ड्राफ्ट कर रही थी उस समय हमारे महात्मा गांधी जी भी जिंदा थे। महात्मा गांधी जी का थॉट था थोड़ा सा, वो विलेज से जुड़े हुए रहना चाहते थे, ग्रामीण परिवेश को आगे लाना चाहते थे, यानी ग्रामीण विकास की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो सोशलिस्ट थॉट के थे, सामाजिक विचारधारा के, और कुछ ऐसे लोग थे लिबरल थे। लिबरल इन द सेंस कि हमें सब कुछ एकदम इक्वल चाहिए, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में गांधीयन थॉट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि गांधी जी का थॉट जो था अलग अलग था। हर विचार का, हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों का अपना अपना एक तरीका होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सबको वायलेट करती है। सोशलिस्ट विचारधारा की अगर हम बात करें, सामाजिक विचारधारा की अगर हम बात करें, तो इसमें भी चीजों को, यूसीसी की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोलते हैं, समाज। तो एक समाज कुछ और सोचती है, दूसरा समाज कुछ और सोचता है। क्लियर रहेगा? तो सोशलिस्ट विचारधारा में भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। अब हम यहां पे चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया हमारे डीपीएसपी का। तो गाइस यहां पर क्लासिफिकेशन में अगर आप देख सकते हो तो मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन, और तीसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल। ध्यान दीजिएगा, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, उसके बाद गांधीयन और आपका सोशलिस्ट। सबसे पहले आर्टिकल्स की अगर हम आपसे बात करें तो सोशलिस्ट में आर्टिकल्स को रखा गया आर्टिकल 38 को, आर्टिकल 39 को, आर्टिकल 39A को, आर्टिकल 41 को, आर्टिकल 42 को, आर्टिकल 43 को, आर्टिकल 43A को, आर्टिकल 48 यहां पे देख सकते हो, आर्टिकल 43A को, उसके बाद आर्टिकल 47 को। सेम अगर आप बात करोगे यहां पर नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, अगेन आर्टिकल 43B, अगेन आर्टिकल 46, अगेन आर्टिकल 47, अगेन आर्टिकल 48। ठीक है, उसके बाद अगर इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करें, लिबरल थॉट की अगर हम बात करें, तो लिबरल थॉट और इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स थे उसके आधार पर आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। क्लियर रहेगा? इन सारे आर्टिकल्स को रखा गया। तो एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स को हम यहां पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सा प्रिंसिपल आगे आया और क्या क्या चीजें हुई। तो गाइस सबसे पहले चलेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट विचारधारा की अगर बात करें, सोशल थॉट्स के बारे में बात करें, तो सोशल प्रिंसिपल्स की अगर सोशलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करें तो ये वैसे सिद्धांत थे जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को फोकस किया गया, यानी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को फोकस किया गया। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना यह था सोशल अप्रोच, यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक थॉट। और यहां पे उसके आधार पर कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ उस पे बेस्ड कल्याणकारी राज्य की स्थापना या राज्य का मार्ग निर्धारित करना, यह था आपका सोशलिस्टिक यानी कि सोशल प्रिंसिपल। ठीक है, सोशल प्रिंसिपल। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग अनुच्छेद जो रखे गए थे, अब उन अनुच्छेदों को हम एक एक करके रखेंगे। पहला था आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 कहता क्या है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आर्टिकल 38 कहता है कि दिस आर्टिकल यानी डीपीएसपी डायरेक्ट्स इन आर्टिकल 38 टू द स्टेट
क्या करना है स्टेट को? तो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को प्रीफर करना है, लोगों के कल्याण को प्रीफर करना है। कैसे? सिक्योरिंग, सुरक्षित करते हुए। क्या सुरक्षित करना है? सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोशल ऑर्डर थ्रू द जस्टिस, यानी न्याय के आधार पर, न्याय के द्वारा सामाजिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात है। और इसमें जस्टिस कौन कौन से रखे गए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया। तो आर्टिकल 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर, न्याय के माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करने के लिए राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर माध्यम से एक सामाजिक व्यवहार हासिल करें, सामाजिक व्यवस्था को हासिल करें, सामाजिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश करें। यह कहता है आपका आर्टिकल 38। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 39 पे। आर्टिकल 39 जो है यहां पर आपसे बात करता है आर्टिकल 39 कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिक्योर, पहली चीज आपको उसके नागरिकों को सुरक्षित करना है। किससे? तो पहला, लिवलीहुड, मीडियम ऑफ लिवलीहुड, आजीविका के माध्यम एवं पर्याप्त साधन का अधिकार। पहली बात कि जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्यक्ति का अगर हम बात करें तो आप अपने राज्य के नागरिकों को जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए उसके साधन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, सामान्य भलाई की अगर हम बात करें तो सामान्य भलाई के लिए कम्युनिटी के जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं, भौतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सभी क्लास में इक्वल होना चाहिए, सभी नागरिकों में समान रूप से वितरण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मनी, ध्यान दीजिएगा, धन और उत्पादन, याद रखेंगे, धन और उत्पादन के साधनों की अगर बात की जाए तो धन और उत्पादन की साधन की एकाग्रता, ध्यान रखिएगा, साधनों का एकाग्रता का माध्यम होना चाहिए, यानी कि धन और साधन जो है सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में बोला गया है कि चौथे पॉइंट में अगर हम बात करें तो पुरुषों और महिलाओं को, ध्यान रखिएगा, पुरुषों और महिलाओं को समान वेजेस की अगर हम बात करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी अगर कार्य समान है तो चाहे उसको पुरुष करे या उसको महिला करे, आप उसके लिए पे बराबर करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप महिला को पैसे कम दे रहे हो और पुरुष को पैसे ज्यादा दे रहे हो। तो आपके माइंड में यह बात होनी चाहिए, यानी कि स्टेट के माइंड में होनी चाहिए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्लियर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जबरन दुर्व्यवहार, ध्यान रखिएगा कि जबरन दुर्व्यवहार, यानी कि फोर्सफुली अगर आप उससे कोई असॉल्ट की अगर बात आती है तो श्रमिकों को, यानी कि जितने लेबरर हैं और बच्चे जो हैं, महिला श्रमिक है या कोई बच्चा है, मान लीजिए कि महिला कामगार कोई है, काम करने वाली है, कोई बच्चा है, तो उसको जबरन दुर्व्यवहार से आपको बचाना है, यानी उसके साथ कोई गलती ना हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आर्टिकल 39 के माध्यम से यह डायरेक्शन दिया गया है स्टेट्स को। क्लियर रहेगा? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर पांचवा जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है बच्चों के स्वस्थ विकास का कार्य। बच्चों का, यानी जो चिल्ड्रेन हैं, उनके हेल्दियर डेवलपमेंट के लिए भी राज्य को कल्याणकारी योजनाओं का सृजन करना है। यह है आपका आर्टिकल 39। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 39A, जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। अब आर्टिकल 39A कब जोड़ा गया? आर्टिकल 39A जैसे ही आया तो आप समझ लीजिएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर कहीं पे भी ABCD आता है तो समझिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। ठीक है, तो आर्टिकल 39A क्या कहता है? आर्टिकल 39A
गरीबों को समान न्याय, याद रखिएगा, जितने भी पुअर हैं, जितने भी गरीब हैं, उनको समान न्याय की अगर हम बात करें, इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस के साथ साथ फ्री लीगल एडवाइस, मुफ्त विधिक सलाह, ठीक है। तो गरीबों को समान न्याय और मुफ्त में विधिक सलाह, विधिक सहायता प्रदान करना, यह भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। यानी कि कोई व्यक्ति है, अगर किसी कोर्ट में केस लड़ रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट से उसके केस को खारिज कर दिया जाएगा। कोर्ट उससे पूछ सकती है कि क्या आपको वकील चाहिए, क्या आपको अपने पक्ष को रखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लीगल प्रैक्टिशनर हो। अगर आदमी कहता है कि हां मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक लीगल प्रैक्टिशनर चाहिए, तो ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराया जाए। क्लियर? तो ये कहता है आपका आर्टिकल 39A। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो है, आर्टिकल 41 में आपको बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि से त्रस्त है, यानी कोई बेरोजगार है, कोई वृद्ध है, कोई बीमारी में परेशान है, या कोई अपंगता है, यानी कि अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में बेरोजगार को काम का अधिकार, बुढ़ापे में अगर हम बात करें, अगर कोई बेचारा चाहता है कि बुढ़ापे में हम पढ़ें, तो उसे शिक्षा का अधिकार, अगर उस बुढ़ापे में उसके जीवन यापन नहीं चल रहे तो उसके लिए वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था में जो पेंशन दी जाती है ताकि वो जीविका और उपार्जन कर सके, अपनी जिंदगी चला सके। या कोई व्यक्ति अपंग है, दिव्यांग है, तो उसके लिए रोजगार के अवसर, काम के साथ साथ जन सहायता का अधिकार। आपका काम है कि आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, यानी राइट टू वर्क की अगर हम बात करें, काम का अधिकार के बारे में बात करें, या फिर आपसे यहां पर जन सहायता के बारे में बात करें, आप उसको प्रोवाइड करें। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की अगर बात करें तो आप उसको प्रोवाइड करें। क्लियर? ये आप कहता है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल का आर्टिकल 41। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत, ध्यान रखिएगा, काम की न्याय संगत और मनोचित दशा, यानी मनस्थितियों को देखना और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, साथ ही साथ मातृत्व राहत का प्रावधान करना। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो मातृत्व राहत क्या है, मैटरनिटी रिलीफ, याद रखिएगा, मैटरनिटी रिलीफ। अब ये मैटरनिटी रिलीफ है क्या? तो गाइस, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय, इवन अच्छे एमएनसीज की अगर हम बात करें, तो एमएनसीज में भी अगर कोई फीमेल वर्कर है, फीमेल इंप्लॉय है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको कुछ वर्क रिलीफ दिया जाता है। और वो रिलीफ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैटरनिटी रिलीफ जो है, किसी भी फीमेल इंप्लॉय को उसके लाइफ में 2 टाइम्स मिल सकता है। लाइफ में उसके पूरे कार्यकाल के दौरान 2 बार मिल सकता है। पहली, ध्यान दीजिएगा, कब कब मिलेगा? तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बर्थ, यानी बर्थ से 3 महीना पहले से लेके बर्थ के 3 महीने के बाद तक। मान लीजिए किसी बच्चे का, अगर हम बात करें यहां पे, अगर उसकी प्रेगनेंसी की डेट जो है डिसाइड कर दी गई है कि सपोज यहां पे 24 जुलाई होना है, तो बिफोर 3 मंथ से लेकर के आफ्टर 3 मंथ तक का उसको पहला मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। यानी कि पहली बार में, हर बार उसको एक बार की अगर हम बात करें, इसको 2 टाइम्स पूरे इंप्लॉयमेंट लाइफ में, अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो 2 बार मिल सकते हैं, पहले बच्चे के टाइम में और दूसरे बच्चे के टाइम में। तो पहले बच्चे के टाइम की अगर हम बात करें तो 6 महीना, 3 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक, और सेम कंडीशन है आपका सेकेंड बच्चे में। अब मैटरनिटी रिलीफ के साथ साथ भी अगर आपको ध्यान होगा तो पैटर्निटी रिलीफ, यानी पितृत्व रिलीफ की अगर हम बात करें तो पैटर्निटी रिलीफ भी मिलता है। पैटर्निटी रिलीफ का जो टाइम पीरियड है कि 15 डेज बिफोर से लेके 15 डेज आफ्टर तक,
15 डेज बिफोर से लेकर के 15 डेज आफ्टर तक, 15 डेज आफ्टर, ठीक है। यानी कि 2 बार 1-1 महीने का आपको पैटर्निटी रिलीफ मिल रहा है। तो यहां पे 42 जो है आर्टिकल यही कहता है कि मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन आप लाइए, ठीक है। महिला जितनी भी फीमेल इंप्लॉय हैं उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ की व्यवस्था करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 43 पे। आर्टिकल 43 जो है, आर्टिकल 43 जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है कि सभी श्रमिकों का यानी जितने इंप्लॉयर है, जितने भी वर्कर हैं, उसको लिविंग वेजेज जो है इतनी मिलनी चाहिए कि उसका जीवन का गुजारा हो जाए। समझ रहे हैं आप? यानी कि उसके पैसे इतने मिलने चाहिए, वेजेज इतने मिलने चाहिए जिससे उसका जीवन यापन जरूर हो, जीवन यापन हो जाए। कम से कम इतना मिले, कम से कम इतना मिले कि उसका जीवन यापन चलता रहे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? साथ ही साथ लिविंग वेजेज के साथ साथ सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट मिले, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिले, और जितने भी वर्कर हैं ये सारे कोऑर्डिनेशन सभी श्रमिकों के बीच में होने चाहिए। जितने भी इंप्लॉय हैं सभी को सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करें, ये कहा गया है आर्टिकल 43 में, डीपीएसपी में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A में, आर्टिकल 43 में बोला गया है कि जितने भी आपके यहां इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, कारखाने हैं, उसमें उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इट मींस कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं या बोर्ड ऑफ एसोसिएशन की बात करें, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री की बात करें, तो हो सकता है श्रमिकों का कोई एक लीडर हो या उन श्रमिकों के बीच से किसी एक व्यक्ति को आप लाएंगे। यानी कि कारखानों और उद्योगों में श्रमिकों के भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, यह कहता है आर्टिकल 43A। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका 47, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 47 में बोला गया है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल। यानी कि जो पोषण का स्तर है उसको बढ़ाइए, पोषण के स्तर को बढ़ाएं, साथ ही साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है, जीवन जीने की जो स्तर है उसको बढ़ाइए, टाइम टू टाइम बढ़ाइए, और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य को इंप्रूव करें, इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, ये कहा गया है आर्टिकल 47 में। अब पब्लिक हेल्थ कैसे होगा? तो आर्टिकल 47 के तहत ये कहा गया है कि जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी नशे वाली चीजें हैं जो पब्लिक हेल्थ को किसी न किसी कारणवश हार्म कर रही है, तो उसको बैन करें। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि उस हिसाब से तो शराब भी बंद होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि पब्लिक हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए, लोक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए डीपीएसपी की बात हो रही है ना, डीपीएसपी की बात हो रही है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि किसी राज्य में लिक्योर बैन है, किसी में धड़ल्ले से बिक रहा है, किसी में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, हम तो ये देखते हैं। लेकिन सुनिश्चित करना है पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये टोटली स्टेट पे डिपेंड करता है कि अपने तरीके से उसको कैसे हैंडल। तो हो सकता है कि वो बैरियर लगा दे। बैरियर क्या हो सकता है? 18 साल से कम उम्र के बच्चे ड्रग्स नहीं ले सकते, मेडिकल स्टोर से ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन नहीं ले सकते, 18 साल से कम के बच्चे लिक्योर शॉप पे नहीं जा सकते, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 1 साल में किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, वो कोई शराब के शॉप पे नहीं जाएगा और शराब की दुकान पे उसको शराब नहीं मिलेंगे। ऐसी चीजें भी लाई जा सकती हैं। प्रोविजन तो कुछ भी हो सकते हैं।
तो आर्टिकल 47 मेन उसका मकसद ये है कि पोषण के स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर को बढ़ाना और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य को इंप्रूव करना। क्लियर रहेगा? चलिए, ये था आर्टिकल 47। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है गांधीयन प्रिंसिपल। आर्टिकल 47 तक, आर्टिकल 47 जो अभी हमने लास्ट में देखा, यहां पे आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल खत्म होता है। सोशलिस्टिक जो विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, यहां पर खत्म होता है। अब आता है गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि गांधी जी की विचारधारा। तो गांधी जी की विचारधारा में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जिन जिन चीजों को, बेसिक चीजों को उठाया था, मुद्दों को उठाया था, उसी की प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ अनुच्छेदों को डीपीएसपी में शामिल कर लिया गया। और उनमें से पहला आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, गांधी जी जो थे पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक थे, मतलब लेजेंडरी एडवोकेट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो आर्टिकल 40 के द्वारा डीपीएसपी में राज्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि आप जो हैं, यानी कि राज्य जो है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद द नेसेसरी पावर्स, आवश्यक शक्तियां और शक्तियों के साथ साथ ऑथोरिटी टू इनेबल देम। ऑथोरिटी मतलब उनको ये अधिकार दे, ऑथराइज करो, उनको प्राधिकार करो। क्या करना है? फंक्शंस, टू फंक्शंस एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन की बात कहा कि उनको इतनी पावर मिलनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, शासन की इकाई के रूप में विलेज पंचायत को बढ़ाने की बात की गई। तो आर्टिकल 40 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों की अगर करें बात, ग्राम पंचायतों का संगठित करना, यानी ऑर्गेनाइज करना। ग्राम पंचायत को संगठन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, लोगों को मिलाएं। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में 2-4 गांवों को एक साथ जोड़ करके उनका सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपसे बात करता है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 भी सेम टू सेम विलेज ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, थोड़ा सा। कैसे? तो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, स्मॉल और कुटीर इंडस्ट्रीज, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सहकारिता के आधार पर। क्लियर रहेगा? कोई व्यक्ति चाहता है कुछ चीजें अपनी छोटा सा इंडस्ट्री बनाना चाहता है, एक लघु छोटा गांव में एक छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहता है, लगाए, या फिर कोऑपरेटिव के द्वारा आप उसको प्रोवाइड कीजिए। यह कहा गया है आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट आर्टिकल आता है इसी से एसोसिएटेड आर्टिकल 43B। 43B जो है ये कहता है कि सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, ध्यान दीजिएगा, सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज यानी सेल्फ वर्किंग, उसके बाद लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्रोल, देन आफ्टर पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्लियर? प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? यह कहता है कि टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये रहेगा। तो आर्टिकल 43B में यह कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए, उनकी स्वायत्तता होनी चाहिए, उसके साथ साथ लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए और पेशेवर प्रबंधन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यह सब सुनिश्चित कौन करेगा? इसको बढ़ावा कौन देगा? तो यह कार्य है राज्य का। आर्टिकल एसोसिएट किया गया 43B। क्लियर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल गांधीयन थॉट में आता है आर्टिकल 46 में।
आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रमोट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट किसमें? ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लास, अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज में पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बीच में एजुकेशन, शिक्षा और आर्थिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कीजिए और साथ ही साथ उनको बचाइए। किससे? सामाजिक अन्याय और शोषण से, सामाजिक अन्याय और शोषण से उनको बचाइए। ये कार्य किसका होगा? ये कार्य होगा राज्य का। कौन सा आर्टिकल एसोसिएटेड है? आर्टिकल एसोसिएटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का डीपीएसपी के तहत 46। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है गांधीयन थॉट में 47। 47 को क्यों रखा गया है? इससे पहले सोशलिस्टिक थॉट में मैंने रखा था 47 को। अगेन देखिए, सामाजिक विचारधारा के हिसाब से नशा बेकार है, ठीक है, नशीली पदार्थ कोई भी हो समाज के लिए नुकसानदायक है। गांधी जी की भी सोच ऐसी ही थी, इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल में भी आर्टिकल 47 को रखा गया है कि गांधी जी भी नशा मुक्त भारत चाहते हैं, नशा मुक्त ग्रामीण परिवेश, नगर नशा मुक्त भारत का उनका सपना था। यानी शराब बंद की अगर हम बात करें, शराब या जितने भी एडिक्टेड ड्रग्स हैं, इन सारी चीजों से दूर रखना। तो जैसे समाजवादी विचारधारा है, तो सेम गांधी जी की भी विचारधारा थी। तो आर्टिकल 47 इसमें एसोसिएटेड है गांधीयन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 48। गांधीयन प्रिंसिपल चूंकि गांव से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल जो है ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण परिवेश में जो लोग निवास करते हैं वो पशुपालन से भी जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं। तो पशुपालन से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 48 कहता है कि गाय, बछड़े या कोई भी अन्य दूध देने वाला, एनी अदर मिल्किंग कैटल या फिर दूध देने वाला है, या फिर अगर ड्राउट कैटल है, सूखा है यानी कि दूध नहीं देती है, तो उनके वध को रोकना, यानी स्लॉटर ऑफ काउ, calves and any other milking or drought cattle, slaughter, prohibition of slaughter of cow, calves and any other milking or drought cattle। क्लियर रहेगा? ये बोला गया है आर्टिकल 48 में। अब साथ ही साथ प्रोहिबिशन, तो स्लॉटर से तो प्रोहिबिशन मिल गया, उसके बाद जितनी भी इनकी नस्लें हैं उन नस्लों में सुधार करना, नस्लों को संजोना, यह बोला गया है आर्टिकल 48 में। अब देखिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्लॉटर ऑफ काव्स। आपको क्या लगता है स्लॉटर कौन कराता है या कौन करते हैं, या स्लॉटर हाउस तक वो गाय, बछड़े, भेड़, बकरियां कैसे पहुंच रही हैं? कोई भी व्यक्ति जो 5 साल, 7 साल, 10 साल तक किसी गाय या बछड़े को या बैल को पाला है, वो कैसे बेच रहा है स्लॉटर हाउस वालों को? क्या दिक्कत आ गई? किसी एक पक्ष को इसमें शामिल करना गलत होता है, ठीक है, किसी एक पक्ष को इसमें शामिल करना गलत होगा। यहां पर आप दोनों पक्षों को देखिए। क्या आप अगर कोई सामान बेचोगे नहीं तो कोई दूसरा आदमी कैसे खरीद सकता है? अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कार है, आप उस कार को बेचोगे नहीं तो कोई खरीद लेगा या कोई छीन के ले जाएगा? छीन के तो नहीं ले जा सकता ना अगर आप बेच नहीं रहे हो तो। लेकिन ग्रामीण परिवेश की स्थिति ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति किसी गाय का सालों तक दूध पिया हो, या फिर गाय का यूटिलाइजेशन किया हो, अदर कैटल्स का यूटिलाइजेशन किया हो, मजबूरियां होती है तभी वो बेचता है उसको। लेकिन उसको बेचते वक्त ये नहीं पता होता है कि मैं जो गाय बेच रहा हूं या फिर बछड़े बेच रहा हूं या जो पशु बेच रहा हूं वो कल होकर के कत्ल खाने तक पहुंच जाएंगी या पहुंच जाएगा। तो यहां पे दोनों पक्षों को देखा जाता है। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही हो तब वो सेल करता है, और सेल करते समय उसको ये बात का जरा भी भनक नहीं होता है कि हमने जिस चीज को बेच रहा हूं वो
स्लॉटर हाउस तक चले जाएगा, अंदाजा नहीं होता इसका। चलिए नेक्स्ट, यहां तक आपका खत्म होता है आर्टिकल 48 में गांधीयन प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल में सबसे पहला आर्टिकल अगर हम बात करें, लिबरल में क्या है, उदारवादी विचारधारा। लिबरल या इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करें, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा में सबसे पहला आर्टिकल आता है 44, आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44। अब देखिएगा आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता के बारे में, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आपको बताया था, तो अब आपको शायद यहां पे थोड़ा क्लियर हो कि कैटेगरी 2 के अधिकार में यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों रखा गया, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक बेस्ड नहीं है, इकोनॉमी बेस्ड नहीं है। तो आर्टिकल 44 को यहां पे लाने की जरूरत क्या थी। चलिए वापस आते हैं, यहां पर वापस आते हैं हम, ठीक है। आर्टिकल 44 को यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाने की जरूरत क्यों पड़ी, हम इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल हमारा था आर्टिकल 44, क्यों जरूरत पड़ी इसको डीपीएसपी में रखने की। मैंने क्या बोला था आपको कि हमारा देश जो है जस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, जस्ट इंडिपेंडेंस, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, यानी हम स्वतंत्र होने वाले थे, हमें एक सोवरेन स्टेट का दर्जा मिलने वाला था, संप्रभु सरकार की दर्जा मिलने वाली थी, हमारा स्वामित्व हमें मिलने वाला था। तो आर्टिकल 44 को हमने क्यों नहीं रखा। तो गाइस इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे यहां अलग अलग रिलीजन, ठीक है, रिलीजन, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, ठीक है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग परिवेश के लोग थे, पब्लिक थी, पब्लिक थी। और हमने ये देख रखा था कि हमारे यहां मार्लो मिंटो सुधार के समय से ही कम्युनल रिफॉर्म्स की जब बात की गई थी, कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज की जब बात की गई थी, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल की बात की गई थी, उस समय से हमारे देश में दंगा फसाद शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था, दंगा शुरू हो गया था, चाहे वो धार्मिक हो या फिर जातिगत हो, हमारे यहां दंगा शुरू हो गया था। अगर उस समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को, समान सिविल संहिता को लागू कर दिया जाता तो शायद देश की स्थिति कुछ और हो जाती। ये जो दंगे वाली सिचुएशन जो है, वायलेंस वाला जो चीज है, वो और ज्यादा बढ़ जाता। तो आप यहां पे दो चीजों पे कंसंट्रेट कर सकते हो। पहला, संविधान निर्माताओं के साइंटिफिक अप्रोच को, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या भविष्य के दृष्टिकोण, दोनों को आप यहां पे समझ सकते हो। उस समय में संविधान निर्माताओं के मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी से इंप्लीमेंट कर दिया गया तो देश की हालत और खराब हो सकती। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को उठा करके डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के तहत रख दिया गया, क्योंकि हर धर्म का, हर मजहब का, हर कास्ट की, हर जाति की अपनी अपनी एक सामाजिक परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना किसी हद तक सही नहीं था। उस परिस्थिति में किसी हद तक यह सही नहीं था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए। हो सकता है दंगे की स्थिति इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि ब्रिटिश सरकार यह देखे कि दंगे को हम नियंत्रण न कर पा रहे हों और हमें इंडिपेंडेंस, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ चुका था, उसको कैंसिल कर दे। पॉसिबिलिटी तो यह भी थी, क्योंकि आर्मी तो ब्रिटिशर्स के कमांड में थे ना, आर्मी तो ब्रिटिशर्स की थी। तो हो सकता है उस समय पे इस चीज का कंट्रोल हमारे पास ना हो, तो ब्रिटिशर्स फिर अगेन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिले कर दे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 44 को डीपीएसपी में डाला गया था, यानी कि राज्य ये सुनिश्चित कर ले
कि अभी यहां यानी कि आपके नागरिकों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का समय आ गया है, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना, यानी राज्य लागू कर सकती। ठीक है, चलिए, क्लियर क्लियर। चलिए अब आते हैं वापस से आर्टिकल 44, जहां हमने पढ़ा ये है हमारा लिबरल थॉट। लिबरल थॉट मतलब उदारवादी विचारधारा के बारे में आपसे बात किया। ठीक है, तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सिविल संहिता के बारे में बात कर। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 45। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 कहता है कि 14 वर्ष तक के जिन बच्चों ने आयु पूरी कर ली है, ठीक है, जिन बच्चों ने आयु पूरी कर ली है, यानी 14 वर्ष से नीचे तक के जितने बच्चे हैं, 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जितने बच्चे हैं, सभी को प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बचपन की देखभाल की जो जिम्मेदारी है, सरकार ऐसी सुविधा प्रदान करे कि उन बच्चों में 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा का अवसर मिल सके। क्या? प्रारंभिक शिक्षा का अवसर मिल सके। आयु वर्ग 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर मिल सके, साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन का यानी उनके पोषण के विकास, पोषण के स्तर का भी ध्यान रखे। यह कहा गया आर्टिकल 45 के द्वारा। राज्यों को निर्देश दिया गया कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहां आयु 6 से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आर्टिकल 45 के बाद लिबरल थॉट में आता है आर्टिकल 48। थोड़ी देर पहले मैंने आपको गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 के बारे में बताया था। आर्टिकल 48 लिबरल थॉट भी है। कैसे? आर्टिकल 48 कैसे लिबरल है? तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पे करें, साइंटिफिकली और मॉडर्न एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में साइंस का इंप्लीमेंटेशन, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, साइंटिफिक अप्रोच लगाया जाए, और यह कर्तव्य होगा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट। क्या करना है? जितने भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीजें हैं उन सबको आपको प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ एग्रीकल्चर करवाना है। क्लियर? चलिए इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 कहता है हमसे नेशनल इंपॉर्टेंस के चीजों के बारे में। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस के चीजों के बारे में। तो नेशनल इंपॉर्टेंस में हमारा क्या आ जाता है? मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं। राष्ट्रीय स्मारक स्थल के बारे में बात करता है। तो ये स्टेट की ड्यूटी होगी, डीपीएसपी के द्वारा आर्टिकल 49 के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ठीक है, विच आर डिक्लेयर्ड टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जगहों, चाहे वो कलात्मक हो या फिर ऐतिहासिक हो, सभी का संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्यों को होगी। क्लियर रहेगा? तो आर्टिकल 49 में नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों का संरक्षण के बारे में बात किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 50 लिबरल थॉट में। ठीक है, लिबरल थॉट में अब इसमें क्या आता है? आर्टिकल 50 में, तो आर्टिकल 50 में आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए कैसे जुडिशियरी, तो राज्य में सार्वजनिक सेवा में, ध्यान दीजिएगा, राज्य में सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखें, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव।
कार्यपालिका को न्यायपालिका के सेवाओं से अलग रखें। इसीलिए आप अगर देखते होंगे तो किसी भी राज्य का जब पीएससी का एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी ले लो आप या फिर स्टेट लेवल के पीएससी को ले लो, सिविल सर्विसेज अलग होती है और जुडिशियरी सर्विसेज अलग होती है, और ये एसोसिएटेड है आर्टिकल 50 से। भारतीय संविधान के डीपीएसपी भाग 4 के डीपीएसपी के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 50 से। नेक्स्ट आर्टिकल आता है लिबरल और इंटेलेक्चुअल थॉट में आर्टिकल 51। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, पीस के साथ साथ सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन। अब यहां पे ये किसके लिए उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए भारत पाकिस्तान एक पड़ोसी है, या भारत या नेपाल एक पड़ोसी हैं अभी, और पड़ोस से लगे हुए भारत के क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, राज्य की सीमाएं जो पड़ोसी देश से लगती हैं, तो वहां पे अगर मान लीजिए कि नेशनल यानी केंद्र सेंटर ने कोई ट्रीटी कर रखा है, कोई समझौता हो रखा है, तो इस समझौते और ट्रीटी का संरक्षण करना, शांति व्यवस्था बहाल करना, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना किसका काम होगा, तो क्योंकि सेंटर तो यहां पे आपकी दिल्ली में है, तो जिन नेबरिंग स्टेट की जो बाउंड्री टच हो रही है नेबरिंग कंट्री से, तो यहां पे स्टेट का काम बन जाता है इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना, इंटरनेशनल ट्रीटी को जस्ट ऑनरेबल ट्रीट करना, ये सारे जिम्मेदारी बन जाती है राज्यों की। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की आगे जाएंगे तो फॉस्टर रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिएगा, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। अगर कोई समझौता हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता किया गया है, तो उसका आदर करें। अंतरराष्ट्रीय कानून और शांति की जो बात है उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा दें। तीसरा पॉइंट, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कोई समस्या हो चुकी है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, कोई संघर्ष उत्पन्न हो गया है, तो मध्यस्थता करने की चीजों को बढ़ावा देना है। यानी कि आपको आर्बिट्रेशन के द्वारा यानी मध्यस्थता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा का प्रयास करें। ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय विवाद के निपटारा को प्रोत्साहित करना है, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो यहां तक था आपका आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 का डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि डीपीएसपी का सोर्स क्या है, किस तरीके से भारत के संविधान में आया, जरूरत क्या पड़ी हमें डीपीएसपी को लाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके लिए, कौन से भाग में रखा गया, कौन कौन से आर्टिकल एसोसिएट हुए, इस आर्टिकल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है, और लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से आर्टिकल एसोसिएटेड है इन सारे प्रिंसिपल से, इन सारी चीजों के बारे में हमने ये सब बहुत ही डिटेल से देखा। होप सो कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से आर्टिकल आए और कौन कौन से पॉइंट को किस किस आर्टिकल के साथ एसोसिएट किया गया, वो एक्ट क्या थे, जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से लाया गया, साथ ही साथ हम इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड राष्ट्रीय नेशनल इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें तो नेशनल इंपॉर्टेंस में कौन कौन से केसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उन सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावे हम ये देखेंगे
कि डीपीएसपी में कौन कौन से एक्ट को इनेक्टमेंट किया गया है, यानी इनेक्ट किया गया है। डीपीएसपी कहां कहां पे लागू हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लागू हो रहा है, पंचायती राज के क्षेत्र में कैसे लागू हो रहा है, इंडस्ट्री में लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डीपीएसपी एंड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।